हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आज की इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, उनको हम लाइन वाइज और थॉरली डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं 2 के क्लॉज 1 से, जिसमें एक्ट को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 का क्लॉज 1 डिफाइन करता है एक्ट को। एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी सीरीज़ में काफ़ी एक्ट्स किए गए हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा एक्ट किए गए हैं, तो उसको एज अ सिंगल एक्ट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉज 2, जिसमें एनिमल डिफाइन है। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग। तो एनिमल की डेफिनेशन में एनी लिविंग क्रिएचर इंक्लूड होंगे, जिसमें ह्यूमन इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 3, जिसमें चाइल्ड डिफाइन है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड को डिफाइन करने का पर्पस बेसिकली ये है कि जो हमारा किडनैपिंग का ऑफेंस होता है वो चाइल्ड से ही रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे अगर हम आईपीसी का देखें तो वहाँ पे एज स्पेसिफाई की हुई थी, लेकिन अभी जो बीएनएस में दिया हुआ है किडनैपिंग, उसमें चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया है और उसको स्पेसिफिक कोई एज नहीं दी हुई है। यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। पहले क्या था कि वहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग एज प्रोवाइडेड थी और बॉयज़ के लिए अलग एज प्रोवाइड थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 का क्लॉज 4, जिसमें काउंटरफीट को डिफाइन किया गया है। इसमें है अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफीट। कब बोला जाएगा कि किसी पर्सन ने किसी चीज़ को काउंटरफीट किया है? हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। तो अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को काउंटरफीट कर रहा है, ये कब माना जाएगा? जब उसके उस एक्ट की वजह से उसके ऐसा करने की वजह से कोई डिसेप्शन कॉज होगा और उसको ये पता है कि उसके ऐसे करने से ये डिसेप्शन कॉज होगा, तो वहाँ माना जाएगा कि उस पर्सन ने काउंटरफीट किया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी 2 प्रोवाइडेड की गई हैं काउंटरफीट के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमिटेशन जो की गई है वो एग्जैक्ट हो, अगर वो थोड़ा सिमिलर भी है तो उसको माना जाएगा कि वहाँ पे काउंटरफीटिंग हुई है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 2, when a person cause one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that a person so causing the one thing to resemblance the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। तो जनरली कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन लेके चलेगी कि उस पर्सन के द्वारा काउंटरफिटिंग कॉज की गई है, पर उसके पास एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना डिफेंस लेने का राइट होगा, कंट्ररी वो प्रूफ कर सकता है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 5, जिसमें कोर्ट डिफाइन है। तो कोर्ट हमारा यहाँ पे भी डिफाइन है बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, और कोर्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2A में भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में क्या है। कोर्ट मीन्स अ जज who is empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। तो बेसिकली जो जजेस होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं टू टेक एविडेंसेस। नेक्स्ट है 2(6) डेथ को डिफाइन करता है। मीन्स डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग अनलेस कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो आईपीसी में बीएनएस में जहाँ कहीं भी डेथ वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि वहाँ पे ह्यूमन बींग की डेथ से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 7, जो डिफाइन करता है डिसऑनेस्टली को। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। तो कब बोला जाएगा कि किसी पर्सन ने डिसऑनेस्टली ये काम किया है? जब उसका इंटेंशन है, और जो इंटेंशन है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंसिया होता है, टू कॉज रॉन्गफुल गेन
मतलब किसी को गलत तरीके से या तो हानि पहुंचाने के लिए है या गलत तरीके से किसी पर्सन को लॉस पहुंचाने के लिए है, किसी पर्सन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए है या किसी पर्सन को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के लिए, तो बोला जाएगा कि एक्ट जो है ये डिसऑनेस्टली कॉज किया गया है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 8, जिसमें डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स एंड इंक्लूड्स electronic or digital record intended to be used or which may be used as evidence of that matter। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है डॉक्यूमेंट की वो काफ़ी वास्ट है। इसमें मीन्स है, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है। अब वो लेटर के फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी मार्क के फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पे दिया है कि किसी अदर फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप से अगर कोई रिकॉर्डिंग की जाती है डॉक्यूमेंट्स की तो उसको भी डॉक्यूमेंट की मीनिंग में यूज़ किया जाएगा, और इनका मेन पर्पस क्या होता है कि इसको एज अ एविडेंस यूज़ किया जाएगा या प्रूफ किया जाएगा। नेक्स्ट है एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि इट इज़ इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। तो यहाँ पे किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है ये इमटेरियल है। यहाँ पे बोलता है कि वो यूज़फुल अगर है कोर्ट के पर्पस के लिए तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट की मीनिंग में आएंगी, तो वो देख लेते हैं। पहला दिया है अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, तो जो चेक है वो भी डॉक्यूमेंट होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। कोई मैप है, प्लान है which is intended to be used or which may be used as evidence is also a document. Next है a writing containing direction or instructions is a document. Next है explanation to provide करता है whatever is expressed by means of letter, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section although the same may not be actually expressed. Next है 2 clause 9 में fraudulently define है। fraudulently means doing anything with the intention to defraud but not otherwise, ठीक है। तो यहाँ पे fraudulently कब, जब आपकी इंटेंशन है किसी को डिफ्रॉड करने की, किसी के साथ फ्रॉड करने की, तो वहाँ पे बोला जाएगा कि आपने वो fraudulently वो एक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 का 10 जिसमें जेंडर डिफाइन है। जेंडर प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो एक्ट में जो ये BNS है भारतीय न्याय संहिता, उसमें जहाँ जहाँ भी ही वर्ड यूज़ किया जाएगा तो वहाँ कंसीडर किया जाएगा कि ये मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है transgender shall have the meaning assigned to it in clause K of section तो 2K of the Transgender Person Protection of Rights Act 2019 में जो ट्रांसजेंडर का मीनिंग असाइन किया गया है वहीं से हम ट्रांसजेंडर की मीनिंग को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 11 जिसमें गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। गुड फेथ मीन्स नथिंग इज सेट टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो अगर कोई भी एक्ट है वो ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया जाता है तो उसे माना जाएगा कि वो एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया गया है। नेक्स्ट है 2 का 12 जिसमें गवर्नमेंट डिफाइन है। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 13 जिसमें हार्बर डिफाइन है। हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, arms, ammunition or means of conveyance or assisting a person by any arms, whether of the same kind of those enumerated in this clause or not, to evade apprehension। तो यदि किसी पर्सन को
रहने के लिए जगह, खाना, पानी, पैसा, कपड़े और अदर आर्म्स या एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं या किसी भी तरीके से असिस्ट किया जाता है उस पर्सन को, ताकि वो अपने एप्रीहेंशन को इवेड कर सके, अपने आप को छिपा सके, तो वहाँ पे बोला जाएगा कि उस पर्सन को हार्बर किया गया है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 14 जो डिफाइन करता है इंजरी को। तो इंजरी मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो इंजरी है वो इन 4 चीज़ों पे कॉज की जाती है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो इलीगल जो होता है वहाँ पे है कि द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस और विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इलीगल किसे बोला जाएगा कि जो कि कोई ऑफेंस है और जिसे लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है कि आप इस कार्य को नहीं करेंगे, तो वो माना जाएगा कि ये इलीगल है। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज़ इन इलीगल टू इन हिम टू ओमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इलीगल में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो ऑफेंस, दूसरा प्रोहिबिटेड बाय लॉ और तीसरा है कि जो ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है फॉर द सिविल एक्शन। नेक्स्ट है 2 का 16 जिसमें जज डिफाइन है। जज मीन्स अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इसमें इंक्लूड्स होते हैं अ पर्सन हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट। तो जज का मतलब क्या है, जिन्हें एम्पावर किया गया है सिविल या क्रिमिनल केसेस में एक डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, और अ जजमेंट विच इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और अ जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम और अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। नेक्स्ट है हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन विच इज़ बॉडी ऑफ अ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। तो जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है या लॉ के द्वारा जिसको एम्पावर्ड किया गया है टू गिव सच जजमेंट, वो दोनों लोग जज की मीनिंग में आएंगे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है जज का। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन और इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट अपील इज अ जज। तो जज की मीनिंग में मैजिस्ट्रेट भी आएंगे। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 17 में दिया है लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग अनलेस कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे जो लाइफ दी है उसमें ह्यूमन बींग की लाइफ को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 18 जिसमें लोकल लॉ दिया है। लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि हम बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोकल लॉ कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट है, एमपी कोर्ट्स एक्ट है, यूपी के लिए अलग कोई एक्ट बनाया गया है, तो ये सब जो हैं वो लोकल लॉज बेसिकली बोले जाते हैं। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 19 जिसमें मेन डिफाइन है। मेन मीन्स मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। तो यहाँ पे मेन में मेल ह्यूमन बींग आएगा और यहाँ पे एज इररेलेवेंट है, एनी एज के पर्सन मेन में आएंगे। अब वो 10 दिन का बच्चा भी हो सकता है मेल चाइल्ड, और वहाँ पे 80 ईयर का मेल चाइल्ड भी मेन की डेफिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 20 जिसमें डिफाइन है मंथ एंड ईयर। Wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that month or year is to be reckoned according to the Gregorian calendar। तो month और year को यहाँ पे वैसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे कि Gregorian calendar में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है 221 जो डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। तो यहाँ पे बेसिकली ये 3 चीज़ों को छोड़ के बोल रहा है कि सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मूवेबल में आएंगी। कौन कौन सी नहीं आएगी? तो लैंड नहीं आएगा, थिंग्स अटैच टू द अर्थ नहीं आएंगी, या फिर परमानेंटली फास्टेन हैं जो कि अर्थ से, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी की मीनिंग में नहीं आएंगी। नेक्स्ट है 222 डिफाइन करता है नंबर।
तो यहाँ पे है कि वर्ड्स इम्पोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड्स इम्पोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स द सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे दोनों प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर दोनों को नंबर की मीनिंग में लिया गया है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 23 जो ओथ को डिफाइन करता है। ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not। तो हम अक्सर देखते हैं मूवीज़ वगैरह में कि कोर्ट के सामने जब हम कोई एविडेंसेस प्रोड्यूस करने जाते हैं तो कोर्ट हमें गीता पे हाथ रख के ओथ लेने के लिए बोलता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, इस टाइप का। तो वो जो अफर्मेशन की जाती है, सोलेमन अफर्मेशन की जाती है, जो कि लॉ के द्वारा प्रोवाइडेड है कि आप ओथ लेंगे इस चीज़ की, तो उसे बोला जाता है ओथ। और इससे रिलेटेड एक्ट भी है ओथ से रिलेटेड, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पे भी इसकी मीनिंग दी हुई है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 24 ऑफेंस को डिफाइन करता है। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है क्योंकि पूरा BNS जो है वो ऑफेंस के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉजेस A and B the word offense means a thing made punishable by this संहिता, but in chapter 3rd and in the following sections namely, ये बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा और सारे ही सेक्शन जो है वो ऑफेंस है बेसिकली। द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता और एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो यहाँ पे ऑफेंस की मीनिंग में जो संहिता में जो भी थिंग्स, जो भी ऑफेंसेस पनिशेबल किए गए हैं वो तो आएंगे ही, स्पेशल और लोकल लॉ में भी जो पनिशेबल हैं वो भी ऑफेंस की मीनिंग में आएंगे। नेक्स्ट है 225 जिसमें ओमिशन को डिफाइन किया गया है। ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज 26 जिसमें पर्सन डिफाइन है। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, तो पर्सन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट डेफिनेशन है 227 में पब्लिक की। पब्लिक में इंक्लूड्स होते हैं एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। नेक्स्ट है 228। नेक्स्ट है 228 जिसमें डिफाइन है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस नेमली। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में डिफाइन है। तो एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये पब्लिक सर्वेंट बोले जाएंगे। जज इनमें इंक्लूड होते हैं एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। तो ये भी पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग में आएंगे। फिर है एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। नेक्स्ट है एवरी एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन, ये भी पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग में आते हैं। नेक्स्ट यह है जो ऑफिसर होते हैं इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस और टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, उन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हम BNSS में देखते हैं कि वहाँ पे विलेज ऑफिसर की ड्यूटी बनाई गई है कि अगर उन्हें पता चलता है कि कोई ऑफेंडर उनके गांव में रह रहा है या फिर कोई ऑफेंस होने वाला है तो इससे रिलेटेड वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को देंगे। तो बेसिकली ये उनको भी बोल रहा है कि उन्हें भी पब्लिक सर्वेंट कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट ऑफ टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पजेज ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट
एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और अ पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। नेक्स्ट है एवरी पर्सन, जिनको उनकी सर्विस के बदले पे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो या फिर कोई कमीशन पर दी जाती है उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के ऊपर, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। नेक्स्ट है इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल और द स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है और यही आपके एग्जाम्स में पूछता है। पहला तो है कि वो पूछ देगा कि कौन से सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, और फिर एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। और ये इलस्ट्रेशन में जो दिया है कि म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ये भी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा है जो पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग में आएगा। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 29 रीज़न टू बिलीव को डिफाइन करता है। तो रीज़न टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। तो जहाँ पे किसी पर्सन को सफिशिएंटली ये बिलीव है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो वो माना जाएगा कि ये रीज़न टू बिलीव है उस चीज़ की एग्जिस्टेंस का। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 30 स्पेशल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट है 231 जिसमें डिफाइन है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। Valuable security means a document which is or purported to be document whereby any legal right is created। तो valuable security का पहला essential क्या है कि एक document होता है, दूसरा है ये legal right create करता है, extend करता है या transfer करता है या restrict करता है, extinguish करता है और release भी कर सकता है, और whereby any person acknowledges that he lies under legal liability और he has not a certain legal rights। इलस्ट्रेशन दिया है यहाँ प्रोवाइडेड है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे कोई इंडोर्समेंट कर दिया जाता है किसी लॉफुल होल्डर के नाम का, तो वो जो इंडोर्समेंट होगा वो उसके बाद वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगा। नेक्स्ट है 2 का क्लॉज 32 वेसल। वेसल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग और ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट है 233 वॉलेंटरीली, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली, मतलब अपनी इच्छा से बोला जाएगा कि कब किसी ने कोई एक्ट किया है। ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इज इंटेंडेड टू कॉज इट, और बाय मीन्स, तो यदि किसी पर्सन ने कोई एक्ट इंटेंशनली किया हो या रीज़न टू बिलीव होते हुए भी किया हो, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने वो एक्ट वॉलेंटरली किया है। यहाँ इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है कि ए सेट फायर बाय नाइट टू बी एन inhabited house in a large town for the purposes of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by this act, yet if he know that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। तो यहाँ एग्जाम्पल में है कि ए जो है वो कुछ लोगों को रॉबरी जो कर रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक घर में आग लगा देता है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और दूसरे लोग जो रॉबरी करने आए हैं वो वहाँ पे रॉबरी कर सकें। अब जिस घर में वो आग लगाता है तो उस पर्सन को ये तो पता है कि इस घर में लोग रहते हैं तो वहाँ पे आग लगाई जाएगी, मे बी कोई पर्सन ऐसा हो जो उस घर को छोड़ के ना निकल पाए तो उसकी आग में जल के डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे उस पर्सन का इंटेंशन भले ना हो कि कोई डेथ कॉज करने का, पर रीज़न टू बिलीव तो था कि उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तो यहाँ पे वो माना जाएगा कि उसने ये एक्ट जो है वो वॉलेंटरली किया था। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 34 विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। 2 का क्लॉज 35 डिफाइन करता है वुमेन को। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 36 wrongful gain means a gain by unlawful means of property to which a person is gaining is not legally entitled।
तो जहाँ पे किसी अनलॉफुल मीन्स से कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की जाती है या गेन की जाती है, जिसको अक्वायर करने के लिए वो जो पर्सन है वो लीगली एंटाइटल नहीं था, तो माना जाएगा कि उसको वो रॉन्गफुल गेन के द्वारा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट 2 क्लॉज 37 रॉन्गफुल लॉस। तो वही सेम है कि कोई भी लॉस है जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी से किया गया है, जिस लॉस को होने का वो पर्सन एंटाइटल ही नहीं था, तो वहाँ माना जाएगा कि वो रॉन्गफुल लॉस हो गया है उसे। नेक्स्ट है 2 क्लॉज 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। इसमें है अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन अक्वायर्स रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू लॉस wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। नेक्स्ट डेफिनेशन है 2 क्लॉज 39 में यहाँ प्रोवाइडेड है कि जो भी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस भारतीय न्याय संहिता में यूज़ किए गए हैं बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में उस वर्ड का जो भी मीनिंग डिराइव किया गया है वो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे BNS में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप you will like the video. Do hit the like button, and if you have any suggestion, please let me know in the comment section. I will definitely work upon it. Thank you.